इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आज तक जो एजुकेशन पॉलिसी यहां चल रही थी वो 1986 की थी। मतलब एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी थी, आज तक वही चल रही थी। वो राजीव गांधी के जमाने में बनी थी और आज तक लागू थी। अब 34 इयर्स के बाद आज मतलब 2020 को एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, 34 साल के बाद ही सही बट आई है। इसमें सबसे पहली चीज जो कही गई है कि नेशनल जीडीपी जो है इंडिया का, उसका 6% अब एजुकेशन पर खर्च होगा। मतलब नेशनल जीडीपी का 6% अब एजुकेशन पर खर्च होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐसा नहीं हो रहा था, अब होने जा रहा है। दूसरी बात जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए अच्छी है वो ये है कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले उसका नाम एचआरडी था, अब उसका नाम दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एचआरडी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये थी दूसरी बात। उसके बाद तीसरी बात कि ये जो पॉलिसी है किस बंदे ने लाई। जिस बंदे ने ये एजुकेशन पॉलिसी लाई उसका नाम है कस्तूरी रंजन। जी हाँ, कस्तूरी रंजन, उनको शॉर्ट में बोलते हैं रंजन साहब। तो उन्होंने ही ये पॉलिसी लाई है। बहुत अच्छे इंसान है, इतनी बड़ी पॉलिसी लाए हैं। एक और खास बात जो है इस पॉलिसी के बारे में, मुझे जो लगता है सबसे बड़ी खास बात है, वो है ये वाली कि बाहर के जो फॉरेन कॉलेजेस हैं, मतलब आउटसाइड जो कॉलेजेस है, बाहर मुल्कों में जो कॉलेजेस है, उनमें से टॉप 100 कॉलेजेस जो है, टॉप 100, वो अपने ब्रांचेस इंडिया में खोल सकते हैं। मतलब इंडिया के बाहर जो बाकी कंट्रीज में कॉलेजेस है, उनमें से टॉप 100 कॉलेजेस जो है वो अपने ब्रांचेस इंडिया में खोल सकते हैं। मतलब अब दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस जो है वो अपने ब्रांचेस इंडिया में खोलने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एजुकेशन रेवोल्यूशन है, सबसे बड़ा, क्योंकि टॉप 100 लेवल कॉलेजेस जो है वो अब इंडिया में अपने ब्रांच खोलने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद एक और चीज जो इस पॉलिसी में कही गई है वो है यूजी कॉलेजेस के बारे में, मतलब अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस के बारे में। इंडिया में टोटल 45,000 यूजी कॉलेजेस है। अब पहले होता यह था कि ये कॉलेजेस जो है इनके पास उतनी ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं थी। अब इस पॉलिसी में इन कॉलेजेस को इख्तियार दिए गए हैं, ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने हिसाब से कॉलेज को चला सकते हैं। कि मैनेजमेंट में कोई चेंजेस करने हो, फंड्स को खर्च करना हो, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये उनको इख्तियार दिया गया है, जो पहले नहीं था। उसके बाद बात की गई है संस्कृत लैंग्वेज की। संस्कृत लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया में अपनी पहचान खो रही थी, इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही थी। लेकिन अब इस पॉलिसी में इस लैंग्वेज पर जोर दिया गया है और अब स्कूल्स में भी और हायर क्लासेस में भी संस्कृत पर जोर दिया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा। तो संस्कृत के लिए अच्छी बात है। ये जो नई पॉलिसी है संस्कृत के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। उसके बाद बात की गई है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की। वैसे जब भी आप सुनते हैं कि किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट आर्ट्स है तो लोग यही समझते हैं कि बकवास है। लेकिन अब इस पॉलिसी में यह कहा गया है कि जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, या जो ये स्ट्रीम्स हैं, इन स्ट्रीम्स में सिर्फ वही सब्जेक्ट्स नहीं होंगे जो पहले थे, इनमें कुछ और इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब इनको भी साइंटिफिक लेवल पर लिया जाएगा। कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी जिनसे ये भी साइंटिफिक बन जाएंगी। तो मतलब अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स सिर्फ आर्ट्स वाले नहीं रहेंगे, वो भी अब साइंटिफिक लेवल पर आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। अब जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सारा चेंज हो जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होंगे वो सिर्फ नॉलेज एप्लीकेशन पर बेस्ड होंगे। ये रट्टा वट्टा आपको नहीं लेना है।
जो आज तक बच्चे रट्टा लेते थे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, रट्टा लिया हो गया, बस नहीं, बस एप्लीकेशंस पर जो आपने नॉलेज पढ़ी है, जो आपने सीखा है, उसकी एप्लीकेशन पे सवाल आएंगे, वही करने हैं आपको, कोई रट्टा वट्टा नहीं लेना है। उसके बाद बात करते हैं इसकी 5+3+3+4 इस पैटर्न की। पहले जो पैटर्न एजुकेशन में चलता था वो था 10+2, मतलब एक 10th पे और एक 12th पे, इन दोनों को एसेस किया जाता था, इन पर ध्यान दिया जाता था कि नहीं इनको क्या करना है, उनको क्या करना है, यहाँ क्या करना है, वहां क्या करना है। यही 2 क्लासेस थे, मतलब जब आप 10th में चढ़ेंगे फिर आपको क्या करना है, 12th में चढ़ेंगे फिर क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो ये 2 क्लासेस को एसेस किया जाता था। लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। अब जो नया पैटर्न दिया गया है वो है 5+3+3+4। मतलब ये है कि पहले जो 5 साल होंगे, जिसमें जो प्री नर्सरी, नर्सरी वगैरह आता है, जब तक बच्चा 2nd क्लास तक पहुंचता है, वो होते 5 साल। उन 5 सालों में बच्चे को कोई बुक बर्डन नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको बुक्स के साथ नहीं रखा जाएगा, उनको खिलाया जाएगा, खेल कूद से ही उनको कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजें सिखाई जाएंगी, सिर्फ खेल कूद से उनको दिखाए जाएंगे कुछ चीजें, ऐसी खेल कूद में कुछ फैक्ट्स उनको बताए जाएंगे, सिखाया जाएगा कुछ, मगर खेल कूद से, किताबों से नहीं। तो ये थे वो पहले 5 साल। मतलब आप जो पहले बच्चे करते थे कि एक बहुत बड़ा बैग लेकर चलते थे, उसमें बहुत कुछ होता था, वो बेचारे खुद नहीं चल पाते थे, ऊपर से वो बैग भी लेना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब इन 5 सालों में बच्चों पे कोई बुक बर्डन नहीं होगा, कोई किताबें शिताबें उनको बर्डन नहीं करेंगी। उसके बाद जो अगले 3 साल है, 3rd, 4th और 5th, ये 3 क्लासेस, इसमें इनको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, साइंस, ह्यूमैनिटीज वगैरह। लेकिन जो पढ़ाने का अप्रोच होगा वो फिर से वही होगा, मतलब खेल कूद से वगैरह, ज्यादा बर्डन नहीं कि किताबों के साथ रखो इनको, बर्डन करो वगैरह, कुछ नहीं। यहां उनको कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाएगी पहले 5 सालों में, यही कुछ एप्पल वगैरह, लेकिन खेल कूद से, वैसे नहीं जैसे पढ़ाते थे। इन 3 सालों में क्या किया जाएगा, मैथ्स सिखाया जाएगा, साइंस सिखाया जाएगा, या ह्यूमैनिटीज सिखाई जाएंगी, लेकिन जो पढ़ाने का अप्रोच होगा वो बुक बर्डन नहीं होगा, बस खेल कूद से ही कुछ चीजें समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, जो इनके लिए अच्छा है। उसके बाद अगले 3 साल, 6th, 7th और 8th, इसमें स्टूडेंट्स को हायर लेवल पर लिया जाएगा। इनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, इनको कोडिंग सिखाई जाएगी कि कैसे करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी इनको दिए जाएंगे कि क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। यहां पे एक अहम चीज होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब अब स्टूडेंट्स यहां खुद ही बहुत कुछ करना सीखेंगे, जैसे कोडिंग सिखाई जाएगी, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, बहुत कुछ। ये वाली चीज जो है बहुत फायदेमंद होने वाली है। उसके बाद जो है वो 4 साल है, 9th, 10th, 11th, 12th। यहां बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं। होता क्या है कि पहले आप एक रूटीन सा था कि वो करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, वो करना है। अब ऐसा नहीं होने वाला है। यहां स्किल डेवलपमेंट को देखा जाएगा, मतलब अब यहां से ही आप अपने स्किल को देख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई बच्चा है, उसके पास टैलेंट है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, तो अब उसको ये किया जाएगा कि जो बुक्स होती है उनकी, उन पर थोड़ा सा उनको ध्यान दिया जाएगा, थोड़ा सा वो ये सिखाने के लिए बेसिक चीजें, फिर वो ज्यादा टाइम फुटबॉल पे ही देगा। अगर किसी का फिजिकल ज्यादा अच्छा है तो वो करेगा क्या कि वो बाकी बुक्स को भी थोड़ा बेसिक चीज सीखेगा वगैरह वगैरह, लेकिन मेन टाइम जो है वो फिजिक्स पर देगा। कोई कुछ और करना चाहता है, मेन टाइम उसके साथ दिया जाएगा। जो पहले होता था वैसा कुछ नहीं है। अब कोई बर्डन बच्चों पर नहीं होगा कि मुझे उर्दू नहीं आती तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं। जिसमें आप स्किल रखते हैं आप उसको अच्छे से देखिए, उसमें जाइए, उस पर आप ज्यादा टाइम लगाइए, बाकी चीजों को भी देखिए, बट थोड़ा सा उतना नहीं, जो आपका स्किल असल में है उस पर आपको तवज्जो देनी है। अगर आप क्रिकेट सीख रहे हैं तो क्रिकेट पर तवज्जो दीजिए, हाँ थोड़ा सा इसको भी, बुक्स को भी देखिए, बट ज्यादा टाइम आप क्रिकेट के साथ लगाएंगे। अब ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ये इन 4 सालों में किया जाएगा। तो 9th से लेकर 12th तक आपके लिए बोनस पॉइंट है, और वो ये है कि आप जिस चीज में इंटरेस्टेड है
आप उसी पर ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी चीजों को भी साथ लेना पड़ेगा, बट वो प्राइमरी नहीं है। थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको वहां से सीखनी है, लेकिन अब आप ज्यादा उसी पर फोकस करेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जो आपके स्किल्स हैं। मान लीजिए अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज्यादा टाइम आप वही उसी के साथ देंगे। बुक्स को भी देखेंगे, बट वो प्राइमरी नहीं होगा। वो आप सीखेंगे बट बेसिक चीजें वहां से, लेकिन ज्यादा फोकस आप क्रिकेट पे ही करेंगे। अगर किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, ज्यादा केमिस्ट्री पे फोकस करें, बाकी चीजों को भी देखना है, बट उस तरीके से नहीं कि बर्डन है, आप क्या करेंगे, वो भी पास करना है, ये भी पास करना है, वो मेरा अच्छा नहीं है, वो भी पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी सी बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी, बाकी आप मेन फोकस आपका आपकी स्किल पे होगा। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही मान लीजिए है। उसके बाद जो नई चीज इसमें जो इंक्लूड की गई है वो है ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम विद क्रेडिट ट्रांसफर। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, किसी आईआईटी कॉलेज में, किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, कहीं पे भी। एक साल कंप्लीट करने के बाद आपको वहां मजा नहीं आया, आपने वो कॉलेज छोड़ दिया, तो आपका एक साल जाया हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब आप एक साल कंप्लीट करेंगे तो वहां से फिर निकल जाएंगे, आपको वहां मजा नहीं आएगा, वहां से आपको एक साल की सर्टिफिकेट बाकायदा तौर पर दी जाएगी। मतलब अब आपका कोई साल जाया नहीं होगा। अगर आपने किसी कॉलेज में 2 साल दिए, फिर 2 साल के बाद वहां से भाग गए, तो आपको 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये तो बेस्ट पॉइंट है इसका, कि अब आपका कोई साल जाया नहीं होगा। जितना भी टाइम आपने वहां क्लियर किया है, उसका एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, कोई टाइम जाया नहीं होगा आपका। इसी तरह 3 साल दिए हैं तो 3 साल का सर्टिफिकेट, जितना भी टाइम दिया है उसका आपको सर्टिफिकेट वहां से दिया जाएगा। उसके बाद एक और चीज जो है, जो इस पॉलिसी में आ गई है, वो है यूनिक कोड सिस्टम। आपको पता ही है कि सीबीएसई वाले कुछ और पढ़ाते हैं, हम यहां कुछ और पढ़ाते हैं, गुजरात वाले कुछ और पढ़ते हैं, यूपी वाले कुछ और पढ़ते हैं, दिल्ली वाले कुछ और पढ़ते हैं, अलग अलग बोर्ड से अलग अलग सिलेबस पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हर एक स्टेट में सेम सिलेबस पढ़ा जाएगा। जी हां, कहीं से कोई डिफरेंट चीज नहीं पढ़ी जाएगी। कोई 6th का स्टूडेंट यहां जो होगा वो अलग नहीं पढ़ेगा दिल्ली के स्टूडेंट से। हर जगह पे सेम सिलेबस पढ़ा जाएगा। इसके लिए सेम बुक्स भी इशू की जाएंगी, जिसका ख्याल एनसीईआरटी वाले रखेंगे। तो मतलब अब डिफरेंट कोई चीज नहीं होगी। कोई भी स्टेट हो, यहां हो, दूसरी जगह हो, तो हर एक जगह पे एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, एक ही टाइप की बुक्स भी पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, कोई अब ऐसा वैसा कोई अलग से बोर्ड नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, एक ही टाइप का होगा, सब कुछ यूनिक कोड होगा। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो लैंग्वेज है। अब स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं उनको उसी लैंग्वेज में सिखाइए। इंग्लिश में सीखना चाहते हैं इंग्लिश में सिखाइए, उर्दू में सीखना चाहते हैं उर्दू में सिखाइए, कश्मीरी में, लोकल जो है लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप सिखा सकते हैं बच्चों को। अब इससे होगा क्या कि बच्चा जिस लैंग्वेज में ज्यादा समझता है उसी में उसको समझाइए। यह सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में टीचर इंग्लिश में पढ़ाता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, बस उनके लिए तो वो रटा है। तो ये एक बोनस पॉइंट होने वाली है कि बच्चे को उसी लैंग्वेज में सिखाओ जिसमें वो समझता है। ये एक बेस्ट पॉइंट है। चाहे वो साइंस को सिखाना हो, मैथ्स सिखाना हो या ह्यूमैनिटीज सिखाना हो, कुछ भी हो, बस उसी लैंग्वेज में सिखाइए जिसमें बच्चे समझते हैं। उसके बाद बात करते हैं 6th क्लास से लेकर 9th तक एग्जाम पैटर्न का। इसमें होगा ये कि जिस तरीके से हम एग्जाम लेते थे अब ऐसा नहीं होगा। एग्जाम लिया जाएगा डिफरेंट तरीके से, सेमेस्टर वाइज। मतलब पहले 6 मंथ्स के बाद एक एग्जाम होगा, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद दूसरा एग्जाम होगा। तो 2 सेमेस्टर लिए जाएंगे, बस यही 2 एग्जाम्स होंगे। बाकी जो है वो जो सिस्टम हमारा यहां था वो नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की। आज तक रिपोर्ट कार्ड में जो मेनली जो मेंशन होता था वो है सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस, मतलब किस सब्जेक्ट में क्या परफॉर्म किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी करिकुलम एक्टिविटीज है
उनका रिपोर्ट भी इसमें शामिल किया जाएगा कि स्पोर्ट्स में क्या किया है, कैसे किया है, कितना परफॉर्म किया है, बाकी एक्टिविटीज में क्या किया है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें अब रिपोर्ट कार्ड में आएंगी, सिर्फ सब्जेक्ट परफॉर्मेंस नहीं, सारी चीजें आएंगी। ये भी अच्छी बात है। उसके बाद जो बात करते हैं वो है कॉलेज की। अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कॉलेज में मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि वो ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता उनमें, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते उन्हें पढ़ने में, पर फिर भी कुछ गोटा करके वगैरह वगैरह पास कर जाते हैं। फिर एट द एंड उनके मार्क्स बहुत कम होते हैं, जिससे उनके कैरियर पर असर पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने कॉलेज लेवल पर जो कॉलेज खत्म करके जब उन्होंने मार्क्स लाए हैं वो कम है, क्योंकि उनकी थ्योरी किसी सब्जेक्ट में बकवास थी, उनको आती नहीं थी, उनका इंटरेस्ट नहीं था। अब किया यह जाएगा कि कॉलेज खत्म करने के बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है कॉलेज में, एक इंग्लिश एक फिजिक्स। इंग्लिश में इंटरेस्ट था ही नहीं तो उसके मार्क्स ऑब्वियसली कम मिलेंगे, फिजिक्स में इंटरेस्ट था मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ओवरऑल मार्क्स पर असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि इसका जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स था, इंग्लिश तो उसके साथ बांध दिया गया है। अब होगा ये कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो बच्चा सच में एक ज़हीन बच्चा है, अगर उसके पास मेंटल एबिलिटी है, तो फिर वो इस एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करेगा। अब होगा क्या, जो उसको मार्क्स आए हैं यहां कॉलेज में, उन मार्क्स के साथ ये एप्टीट्यूड वाले जो मार्क्स है वो भी ऐड हो जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। अगर वो फिर भी ऐसा नहीं है, उसके पास मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं है, तो फिर वही रह जाएगा। लेकिन ये बोनस पॉइंट है, जो बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स में, अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो है ज़हीन, इंटेलिजेंट है, तो फिर उनका क्या होगा कि इस एग्जाम में वो परफॉर्म अच्छे से करेंगे। जब इसमें अच्छे से परफॉर्म करेंगे वो ऐड हो जाएगा, उनका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाएगा, उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये है मेंटल एबिलिटी का टेस्ट, जो एक बोनस पॉइंट होने जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की। अभी तक जब कॉलेज लेवल आप पार करते थे, फिर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और हर कोई यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से एग्जाम लेती है, एंट्रेंस एग्जाम लेती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक ही बॉडी बनाई जाएगी, सिंगल बॉडी, जो सारी यूनिवर्सिटीज का एक ही एग्जाम कराएगी। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग से नहीं होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग से नहीं होगा, बल्कि सारी यूनिवर्सिटीज का एक ही एग्जाम होगा, जो एक ही बॉडी कंडक्ट करेगी। फिर ग्रेड के हिसाब से फिर यूनिवर्सिटीज अलॉट की जाएंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो फेक यूनिवर्सिटीज आज तक चली है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद जो ये होगा, लेकिन हाँ, इसमें जो मेडिकल कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज है उनको इसमें एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद बात करते हैं एथिक्स की। अब एजुकेशन में एथिक्स को भी कंपलसरी बनाया जाएगा, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अभी तक आपने कभी कभी पढ़ा होगा मॉरल साइंसेस, लेकिन आप वहां क्या करते थे, कोई स्टोरी पढ़ते थे बस भूल जाते थे। लेकिन अब इसको शामिल किया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तक बच्चा क्या करता था, वो सराउंडिंग को देखकर चीजें सीखता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब उसको बाकायदा स्कूल्स में पढ़ाया भी जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि इथिक्स है क्या, क्या सही है क्या गलत है। ये बेस्ट पार्ट होने वाला है। तो ये है एजुकेशन पॉलिसी के मेन पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बस यही थी। उसके बाद एक अहम चीज मैं बताऊंगा आपको कि ये अभी पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है अभी इंप्लीमेंट नहीं होंगी, अभी इसको पार्लियामेंट में पास होना है, लेकिन फिर भी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी टीचर्स को इसके लिए तैयार करना है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन टीचिंग को भी प्रेफरेंस दी गई है, जिसके लिए टीचर्स को तैयार करना है, ऐसा वैसा करना है वगैरह। बट ये पॉलिसी आएगी जरूर। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बनाना पड़ेगा सारा कुछ, जैसे कि यूनिफॉर्म कोड जो है यहाँ बनाना पड़ेगा, बुक्स बनानी पड़ेगी वगैरह वगैरह, सब कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये एजुकेशन पॉलिसी है, ये 4-5 सालों में आ जाएगी। जी हाँ।